सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। नाज़रीन, इस वक्त मौजूदा सियासी सूरत हाल की बात करें तो मुल्क के दो बड़े लीडर्स मियाँ नवाज शरीफ, दो बड़ी सियासी जमातों के लीडर्स मियाँ नवाज शरीफ इस वक्त कोटलखपत जेल में कैद हैं, जबकि आसिफ अली जरदारी जो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, शरीक चेयरमैन हैं, वो इस वक्त इंतहाई मुश्किलात का शिकार दिखाई दे रहे हैं। चूँकि जो केसेस उन पर थे मनी लॉन्ड्रिंग के, मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस, अब उसको पिंडी मुंतकिल कर दिया गया है और आखिरी हद तक आसिफ अली जरदारी और उनके हमशेरा ने कोशिश की कि उनके केसेस पिंडी मुंतकिल ना किए जाएँ और जो उनकी ज़मानत थी वो भी अब ख़त्म हो चुकी है और अब अगली समात इस केस की पिंडी में होनी है और देखना यह है कि अब उनकी आगे उनको ज़मानत मिल पाती है या नहीं, या अगले हफ्ते में कोई बड़ी पेशरफ्त हो सकती है। चूँकि चंद हुकूमती हलकों की जानिब से ये भी कहा गया है कि कोई बड़ी गिरफ्तारी आने वाले दिनों में होने जा रही है। बहरहाल सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त तो जमा कराई गई है आसिफ अली जरदारी की जानिब से हिफाजती ज़मानत की। अब वो मंजूर होती है या आगे उनको ज़मानत मिल पाती है या नहीं, ये तो आने वाले वक्त में पता चल सकेगा। बहरहाल इसी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। समी इब्राहिम साहब सीनियर तज्जियाकार हैं, प्रोग्राम तज्जिया वो करते हैं, और साथ ही साथ राजा आमिर अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू होगी। तो समी साहब, प्रोफेसर एहसन सिद्दीकी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। समी साहब, किस तरह से इस वक्त आप मामलात को देख रहे हैं? आपको भी महसूस हो रहा है कि आसिफ अली जरदारी की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं? देखें, इस पर ये जो मौजू है नवाज शरीफ साहब का और जरदारी साहब का इस पर हम जरा बाद में करते हैं। अगर आप मुझे इजाजत दें तो, क्योंकि प्रोफेसर एहसन साहब की तबीयत भी ठीक नहीं है, वो साथ हैं, और जो अहम मसला इस वक्त है, क्योंकि जो आखिरी जो वीकेंड के 2 दिन होते हैं उसमें हम लोग जो प्रोग्राम करते हैं तज्जिया स्पेशल, उसमें कंज्यूमर आदमी की सेहत के हवाले से और जो उनको चीज़ें सामने आती हैं उस पर हम बात करते हैं। तो एक जो मल्टी नेशनल्स हैं पाकिस्तान में, वो जिस अंदाज में कारोबार कर रही हैं, जिस तरह से सामान बेच रही हैं, और फिर वो बड़े बड़े एडवर्टाइजिंग के जरिए मीडिया को भी चुप करा देती हैं, सरकार को भी चुप करा देती हैं। तो एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट होती पानी की कंपनियों के हवाले से, उसमें प्रोफेसर एहसन सिद्दीकी साहब उस कमेटी के हेड थे, जिन्होंने बड़ी मेहनत से जाके जो बनने वाली ये जो कंपनियां हैं इनकी लेबॉर्ट्रीज को देखा कि, और फिर ये भी बताया कि जो लेबल लगाए जाते हैं उसमें जो बताया जाता है कि ये इंग्रेडिएंट हैं, एक्चुअली वो चीज़ें उनमें शामिल नहीं होती। और उस कोर्ट ने हुक्म भी जारी किए, लेकिन कोई दो हफ्ते पहले जब दोबारा हियरिंग हुई सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्हीं कंपनियों ने बजाय कि वो आके तो उसको कंप्लाई करते, उन्होंने प्रोफेसर एहसन सिद्दीकी साहब रिमूवल का वहाँ पे मुतालबा कर दिया। लेकिन ये तो जस्टिस उमर अताब बंदयाल, एजाजुल एहसन साहब, फैसला साहब, ये वो जज हैं जो शुरू से इस केस को मॉनिटर कर रहे हैं। केस तो रद्द कर दी गई, लेकिन जो सवालात हैं इन कंपनी के हवाले से, अगर आप मुझे इजाजत दें एहसन सिद्दीकी साहब से हम जरा इस पे अपडेट ले लें। ये सारे पॉलिटिकल इश्यूज राजा आमिर अब्बास साहब के साथ हम डिस्कस करते हैं। प्रोफेसर, तो बहुत शुक्रिया, आपको इन्फेक्शन है फिर भी आपने ज्वाइन किया। कुछ हमें बताइए कि ये जो पानी की कंपनियां, खासतौर पर जो बड़ी कंपनी है नेस्ले, इन्होंने तो बजाय इसके कि जो हमने सवाल उठाए थे उसका जवाब देते एक ट्विटर पे ट्रेंड शुरू कर दिया कि आई ट्रस्ट नेस्ले। तो ये बताइए, ये ट्रस्ट वर्दी हैं और इन्होंने कंप्लाइंस की आके तो आप ही की रिमूवल का मुतालबा कर दिया? प्रोफेसर साहब देखिए, बहुत शुक्रिया समी भाई, आपको इल्मी तबीयत बहुत बहुत खराब है, लेकिन चूंकि आपने मुझे कहा था तो मैंने कहा जरूर इंशाल्लाह आज बात करेंगे। आपका सवाल ये है कि ये जो रिमूवल का मुतालबा किया गया है कि ये हटा दिया जाए या नहीं हटा दिया जाए, और तुइज़्ज़ु मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशाओ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। मैं कोई अपने लिए काम नहीं कर रहा, मुझे सुप्रीम कोर्ट ने एक जिम्मेदारी दी है, और जब तक मैं इस जगह मौजूद हूँ अपनी पूरी दयानतदारी के साथ इस कौम के लिए काम करूंगा, जो मेरा पहला मकसद है। दूसरा मकसद ये है, आपने सवाल पूछा कि ये देखिए हमने पहले विजिट किया था, उसकी आपने पूरी रिपोर्टिंग की थी, रिपोर्ट भी आपने देखी थी। उसमें हमने इनसे ये कहा था कि आप जो हैं जो पानी बनाते हैं वो जिस तरह बनाते हैं ठीक है, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हमने ये कहा था कि हम आपको पानी को ज़ाया करने की इजाज़त नहीं देंगे। तीसरी बात ये थी कि हमने ये कहा था कि आपको पैसे देने पड़ेंगे और
पैसे जो आपके ऊपर 1 रुपीज पर लीटर के हिसाब से चार्ज लगाया गया है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने इनको 1 महीने का टाइम दिया था कि आप 1 महीने में ये कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हर फैक्ट्री को विजिट किया और इन पर फ्लोमीटर भी लगवा दिए और इन पर कैमरे भी लगवा दिए। अब रहा सवाल इस बात का कि ये अपने लेबल पर जो लिखते हैं वो इसमें होता है या नहीं, तो इसमें कोई मुझे दो राय नहीं है कि ये जो अपनी लेबल पे लिखते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर इन्होंने लिखा होता है कि उसमें 12 जो है मैग्नीशियम है या 12 सोडियम है, तो वो 12 नहीं होता है, वो 14 होता है या 15 होता है। लेकिन आप पानी खरीदते हैं 12 को 12 को 12 कह के, तो हमने इनको ये कहा है कि आप इस अपने लेबल को चेंज करें और जो रिकमेंडेड वैल्यूज है, जैसे सोडियम 50 तक अलाउ है, तो आप लिख दें लेस देन 50, आपको इसमें क्या परेशानी है। तो इन्होंने अपनी उससे शायद अपने जो इनकी ओरिजिन है उनसे बात की है और उन्होंने ये कहा है कि जी हम ये कर देंगे। इसमें मैंने किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं करना, चाहे ये सब एक हो जाए, कोई भी कुछ भी हो जाए, लेकिन मैंने ये बता देना है कि ये पानी जो है बेसिकली पाकिस्तान में ये सारी की सारी कंपनियां जो पानी बनाती हैं, वो बनाने का जो तरीका है उसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि ये पानी को जरासीम से मारने के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइट इस्तेमाल करती है। तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो सोडियम हाइपोक्लोराइट इस्तेमाल करते हैं आप लोग, ये भी आप लोगों को बताइए कि आप अपने घरों में इस तरह से कर लें। एक आदमी नहीं खरीद सकता आपकी 60-70 रुपए की बोतल, लेकिन हमें इससे कोई गर्ज नहीं है कि ये क्या मार्केटिंग करते हैं क्या नहीं करते हैं। हमें सुप्रीम कोर्ट ने जो मैंडेट दिया है उसके तहत हमने इनको 1 महीने का टाइम दिया था कि आप फ्लोमीटर लगाइए, आप उस पर कैमरे लगाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इन पर लगा दिया। ज़ाहिर है कुछ उनकी अपनी मजबूरियां भी होंगी, वो चाहते होंगे कि डॉक्टर साहब हमारे साथ रियायत करें, ये मैं कर नहीं सकता, किसी कीमत पर नहीं कर सकता। मेरा एक अल्लाह जो है वो मेरे साथ है और आप लोग साथ हैं, पाकिस्तानी कौम साथ है, तो हम ये इजाज़त नहीं देंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं, जो उन्होंने 1 महीने का टाइम दिया था वो 1 महीने में करना है। जो इन्होंने रिवर ऑस्मोसिस हटाने को हमने कहा इनसे कि आप अपने ये आरओ प्लांट फारिग कर दें, अगर आपकी वैल्यू विद इन द लिमिट है तो वो इनको फारिग करने पड़ेंगे, हमने ये भी कहा है। ठीक है, चलें एहसन साहब, आपने बिल्कुल ये सही कहा, लेकिन ये बताएं कि ये सिर्फ जो नेस्ले की कंपनी से मुतालिक हम गुफ्तगू कर रहे हैं, जो आप फैक्ट्स एंड फिगर्स बता रहे हैं, सिर्फ इनसे मुतालिक हैं या दीगर कंपनीज भी इसी तरह के? तमाम कंपनीज ने। लेकिन एक अच्छी बात यह है, मुझे भी अल्लाह को जान देनी है, मुझे एक अच्छी बात यह है कि कोई कंपनी ऐसी नहीं है कि जो ये कह रहे हो कि हम करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन बहरहाल सबको जाहिर है, जब इतने पैसों का हम बिल भेजेंगे, फॉर्म के लिए भेज रहे हैं ना वो पैसों का बिल, तो जाहिर है कि इनको थोड़ी सी परेशानी तो होगी, तो वो अपनी हस्सुल मकदूर कोशिश तो करेंगे कि किसी तरह सुप्रीम कोर्ट ये रिव्यू में हमें इजाजत दे दे या ये पैसे हमारे कम करते हैं। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि चूंकि ये एक सब लोगों ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर फैसला किया था, इन सब लोगों ने मिलकर फैसला किया है, हमारे साथ मिलकर फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा था कि आप मिलकर तय कर लें, वो तय किया है। अब सुप्रीम कोर्ट बहरहाल एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, वो सबसे ज्यादा बेहतरीन फैसला कर सकते हैं। और इन 3 जजेस को तो मैं सलूट करता हूँ कि जिन्होंने उस दिन ये कहा कि नहीं डॉक्टर साहब आप बिल्कुल करें, जो काम कर रहे हैं बिल्कुल आप निहायत बेहतरीन काम कर रहे हैं, आप इस काम को कंटिन्यू करेंगे। और आपने देखा होगा वो रिपोर्ट भी हुआ था सब कुछ। लेकिन बहरहाल जो काम सुप्रीम कोर्ट ने मेरे जिम्मे लगाया है उस पर मैं किसी किस्म का कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। लेकिन दूसरी तरफ मैंने इन सबको इंतहाई प्यार, मोहब्बत और दयानतदारी से समझाया है कि आप ये कर लें तो इसमें आप जो है कौम के साथ भी आप भलाई करेंगे, हमारे मुल्क के साथ भी भलाई करेंगे। और मोस्टली कंपनियां राजी भी हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों रिव्यू में गए, बहरहाल इनकी मर्जी है। लेकिन ये तमाम कंपनीज का, खाली नेस्ले का नहीं, तमाम कंपनी का। बस एक सवाल पूछना चाहता हूँ आप, क्योंकि मुझे पता है आपकी कितनी है। ये जो फूड ग्रेडेड बॉटल्स नहीं है और अगर धूप में पड़ा रहे तो वो कैंसर कॉज करता है, इन्होंने वो जो बॉटल्स की जो फूड ग्रेडेड उसके हवाले से भी कुछ कंप्लायंस किए हैं, या क्योंकि ये तो सामने आया कि ये अगर पानी धूप में पड़ा रहे थोड़ी देर तो उसके बाद अगर आप इसे पिए तो इससे कैंसर होने का खतरा है। देखिए समीर साहब, एक बात बताऊं आपको मैं, बुनियादी तौर पर ये जो बोतल बनती है, ये बोतल होती है पेट्रोलियम प्रोडक्ट, यानी एक दाना होता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट कहलाती है, उससे ये प्रीफार्म बनाते हैं और प्रीफार्म को बुलो करके बोतल बनाते हैं। अच्छा,
ये बुनियादी तौर पर फूड ग्रेड नहीं होती है, एक बात। दूसरी बात ये कि जो भी इसमें जब प्रोसेस होता है तो इसमें कुछ सर्टेन अमाउंट एमाइंस के भी होते हैं। तो ये एमाइंस जो है जब टेम्परेचर पर रखे जाते हैं तो ये रिलीज होने का खतरा होता है, और ये वन ऑफ द काज हो सकता है, क्योंकि दुनिया भर में जो कैंसर के काजेस तलाश किए जाते हैं उसमें एमाइंस भी एक काज हो सकता है। लेकिन वो टेम्परेचर अगर 54-55 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये बोतल पड़ी रहेगी तो शायद कुछ एमाइन के रिलीज होने का अंदेशा होता है। तो बेहतर तरीका ये है कि हम ये कह रहे हैं कि आप इनको फूड ग्रेड पे ले आइए, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आप ये जो वन साइकिल बॉटल है ना, इसको भी प्लीज, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है पॉल्यूशन का हमारे पास। हमारा पॉल्यूशन जो है ये फेंक देते हैं सारी दुनिया में, ये उन कंपनियों की जिम्मेदारी होती है कि इन बॉटल को दोबारा रिकलेक्ट करें और फिर रिसाइकिल करके बॉटल न बनाए, बल्कि कोई दूसरी चीज से प्रोड्यूस कर लें जिसमें कोई ड्रिंकिंग की का चीज ना रखी जाए, कोई ऐसा लिक्विड ना रखा जाए जो ड्रिंकिंग के लिए इस्तेमाल हो, उसको रिसाइकिल कर लें। ये कर सकते हैं। तो ये इंशाल्लाह बहुत सारे लोग इस पर काम भी कर रहे हैं। अडवाणी साहब हैं एक, इसके ऊपर काम कर रहे हैं, वो हम मुझसे वो कांटेक्ट में भी हैं, और हमारी कोशिश यही है। ठीक है जी प्रोफेसर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने इतनी खराब तबीयत में भी आपने हमें ज्वाइन किया इस हवाले से। अरबाब, अगर आप मुझे इजाजत दो तो मैं सिर्फ एक सवाल करना चाह रहा हूँ। हमारे राजा साहब कानूनी तौर पर बड़े वो माहिर हैं। ये जो इतनी बड़ी वारदात हो रही है राजा हमारे पास, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये मैं अभी नेस्ले का पढ़ा था, तो भारत में सुप्रीम कोर्ट ने अब दोबारा जो इनके वहां पर ये जो नूडल्स बेचते हैं, पाकिस्तान में भी ये नूडल बेचते हैं, हमारे यहाँ तो कभी किसी ने चेक नहीं किया। वहाँ पर 2015 से वो स्टे ऑर्डर था और वो सुप्रीम कोर्ट ने वापस अब कमीशन को वो डिमांड किया है सारा के सारा ये मुकदमा को पता नहीं 6-7 अरब रुपए का कोई एक लॉ सूट है, सिविल लॉ सूट जो वो तय होगा। तो वहां पर भी ये इतराजात थे कि वो कुछ लेड है और किसी तरह की कंट्रोवर्सी चल रही है। हमारे यहाँ तो कोई पूछने वाला ही नहीं है राजा मेरे पास। समी, इसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि अनफॉर्चुनेटली यहाँ जो रेगुलेटर्स हैं जिनकी ये ड्यूटी है वो अपने फ़राइज़ अंजाम नहीं देखते। हमारे पास जो फूड कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़ हैं, आपके इल्म में है कि ना हमारे पास सिंध में अभी पिछले वकूए हुए तो हमारे पास सिंध में लैब्स ही नहीं थी, पंजाब में भी एक अभी बनी है। तो ये जो रेगुलेटर्स हैं जब ये अपना काम नहीं करेंगे तो मजबूरन सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ता है कि आके रेगुलेट करें कि जी ये अदारे क्या कर रहे हैं। फिर बात ये होती है कि ये एक माफियास की शक्ल इख्तियार कर जाती हैं ये इंटरनेशनल कंपनीज़। अभी आप देख लीजिए कि वो रिव्यू में चले गए हैं दोबारा। क्यों जाते हैं? क्योंकि वो जो लॉयर्स होते हैं वो उनको मशवरा देते हैं कि जी आप आ जाइए, वो फ़लाने जज साहब तो अब नहीं रहे तो हम आपको कोई रिलीफ लेके दे देंगे। हालांकि ये एक गलत किस्म की कॉन्सेप्ट है कि जी अगर कोई जज नहीं रहा तो कोई जो लीगल पॉइंट जो है या जो लीगल उस पे बेसिस पे जो जजमेंट्स आई हैं वो कोई चेंज होंगी। तो बहरहाल हम एक प्रोसेस से गुजर रहे हैं और बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। ये एक बड़ी नहीं, लेकिन इसमें राजा मेरे पास एक चीज, अब हमने ये जो सुप्रीम कोर्ट की सारी रिपोर्ट है के बारे में प्रोग्राम किया, उनसे कुछ सवाल पूछे तो बजाय इसके कि वो मल्टीनेशनल का जवाब देती, उन्होंने ट्विटर पे एक ट्रेंड शुरू करा दिया कि क्योंकि इनके पास पैसे हैं, वसाइल हैं, कि आई नेस्ले। भाई हम भी ट्रस्ट करना चाहते हैं नेस्ले पर, लेकिन अगर आप हमें वो सवाल के जवाब देते हैं, वो सवाल के जवाब ही नहीं जो भी प्रोफेसर साहब ने कहा कि ये बॉटल फूड ग्रेड नहीं है, कैंसर हो सकता है, माइंस वन ऑफ द कॉजेज हैं, पैसे नहीं देते सरकार के, और ये नहीं और भी बहुत सारी इनकी प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ तक लिख दिया नेस्ले ने कि माँ दूध से नेस्ले का दूध बेहतर है, जिस पर बाकायदा एक इनके खिलाफ केस हुआ, वो भी पूरा दुनिया में वो भी है। लेकिन अब ये ट्विटर ट्रेंड के जरिए कहते हैं कि नेस्ले, लेकिन जो सवाल हमने उठाए उसका जवाब नहीं देते। देखिए ये एक बड़ी एक गलतफहमी है लोगों को शायद ट्विटर ट्रेंड के ज़रिए या कोई जो हमारा मीडिया के ज़रिए वो किसी किस्म का सोशल मीडिया के ज़रिए अदालत को प्रेशराइज किया जाएगा। लेकिन इनके इल्म में नहीं है कि ये अब वो अदालतें नहीं कि जो कोई इस किस्म के प्रेशर में आएंगी कि जी इस मुल्क में सोशल मीडिया पे बड़ा ट्रेंड बना हुआ है, बड़े इसमें ट्वीट्स हो रहे हैं। ये मशवरे वही दे रहे हैं कि जो इंटरनेशनल माफिया है, जिनको अब ये समझ आई कि अरबों खरबों रुपये इस मुल्क से खाने के बाद
उन्हें तकलीफ़ सिर्फ ये हो रही है कि उन्हें चंद पैसे देने पड़ते हैं और सवालात बड़े सिंपल हैं। दुनिया में जब इन चीज़ों की इजाज़त नहीं होती, मैं खुद पिछले दिनों अभी आप भी यूएस ट्रैवल कर रहे हैं, हम भी है, आप वहाँ पानी की बोतल मेजॉरिटी शीशे की बोतल्स में आपको नज़र आएगा ड्रिंकिंग वाटर, छोटी छोटी बॉटल्स होती हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि जी उसी को एक तो इन्होंने कहा कि जी वो रिसाइकिल करके दोबारा बॉटल्स बना देते हैं। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं कि जो असूली तौर पे अब जो मौजूदा गवर्नमेंट है इनका काम है, ना कि अदालतें अब इसमें आएँ कि वो इस तरफ तरजीह दें और इसको टेक ओवर करके कंट्रोल करें। क्योंकि आवाम को, ठीक है आपने करप्शन का नारा तो लगाया हुआ है, लेकिन ये भी एक करप्शन का हिस्सा है। करप्शन खाली ये नहीं कि किकबैक्स ले ली गई, करप्शन ये भी है कि इस मुल्क में किस तरीके से ये जो इंटरनेशनल कंपनीज आ रही हैं ये लूट रही हैं, मुल्क को टैक्सेशन की मद में कुछ नहीं दे रही। तो ये तमाम चीज़ें मौजूदा गवर्नमेंट के करने के हैं। ठीक है, चलिए समी साहब, प्रोग्राम में एक ब्रेक का वक्त है, जरा ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर इस मौजू पर भी और मुख्तलिफ मौजूआत पर मजीद गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक से पहले बात हो रही थी नेस्ले कंपनी पर भारत में चलने वाले केसेस की, लेकिन पाकिस्तान में इनको कोई पूछने वाला नहीं है, चाहे पानी जैसा भी बेचा जाए, चाहे उसकी पैकिंग का जो भी हाल हो। तो समी साहब, ज़ाहिर ऐसी सूरत हाल के किसी हद तक जो सियासी निज़ाम होता है, जो सियासतदान होते हैं, वो भी तो जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि वही हुकूमत में आते हैं, ऐसी कंपनीज़ को काम करने देते हैं, कोई एक्शन नहीं लेते, तो फिर कंपनीज़ को भी मनमानी करने का मौका मिलता है। चलें समी साहब, आपसे भी मैं सवाल लेकर आता हूं, आपको दोबारा हम लाइन पर कनेक्ट करते हैं। राजा आमिर अब्बास साहब, आपके पास मैं ये सवाल लेकर आता हूं कि जो हमारी हुकूमत होती है, हुकूमत वक्त किस हद तक जिम्मेदार होती है इस तरह के वाक़यात की? अगर ऐसा पानी लोगों को पिलाया जा रहा हो जिससे लोग पीने के बाद उनकी सेहत मुतासिर हो रही हो, हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों पर वो पूरा नहीं उतरता हो, तो हुकूमत की भी जिम्मेदारी बनती है इस पर? देखिए, बिल्कुल आपका जो आईने पाकिस्तान है वो ये कहता है कि ये आपका फंडामेंटल राइट है, जिसमें आपका राइट टू लिव है, जिसमें आपकी तालीम, आपको साफ़ हवा, जिसमें आपको पीने का साफ़ पानी, आपको हेल्थ की बेसिक फैसिलिटीज़, आपको एम्प्लॉयमेंट, ये आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। और यही वो फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि हुकूमत वक्त ने या स्टेट ने आपको मुहैया करना है, और ये उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है। और यही वो जो साफ़ पानी के पीने की बात हो रही थी, हेल्थ फैसिलिटीज़ ना होने की बात हो रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने कुछ जजमेंट्स में लिखा कि जी जब हुकूमत वक्त या जो करने वाले लोग हैं वो इससे गाफिल हो जाएंगे और लोगों को बेसिक सहूलियात नहीं मिलेंगी, तो उस वक़्त सुप्रीम कोर्ट ने इन केसेस के बारे में एक्शन लिया। बेशक जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि जो इस मुल्क में रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, जो रेगुलेटर्स हैं, जो FBR है, जो हमारा ये बिज़नेस ट्रांजेक्शन्स देखता है, जो इन लोगों को लाइसेंसेस देता है, उसके बाद जो इनकी सर्वेलेंस और सुपरविज़न की जाती है, ये तमाम वो महकमे हैं कि जहाँ पे जब ये लोग आते हैं तो हुकूमत वक्त में हमने देखा है कि 2 कमरों में 4 लोग बैठे होते हैं और मंथली की उनकी लगी होती हैं इन फैक्ट्रीज़ की तरफ किसी को। सबसे बड़ी बात है आपके पास वो जो एक्सपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि अभी इससे पहले साहब बैठे हुए थे, तो एक्सपर्टीज़ को तो आप साइड पे कर देते हैं, और अगर एक्सपर्टीज़ को लगाया जाए तब भी ये कंपनीज प्रेशराइज़ करती हैं कि जी डॉक्टर साहब की तरह के लोगों को रिमूव कर दिया जाए। तो बात वहीं पे आती है अरबाब दोबारा कि जनाब हमारे यहाँ जो सिस्टम है ये हमारे एग्जीक्यूटिव जोन से है, ये उसने डिलीवर करना है लोगों को, ये तमाम फंडामेंटल चीज़ें देनी है। और अगर कहीं कोताही हो रही है, हम साफ़ पानी की बात करते हैं, आपके मुल्क में जेली अद्वियात बन रही हैं, आपके मुल्क में इंजेक्शंस के इश्यूज़ हैं, जेली स्टंट वॉल्स बन रहे हैं, तो ये वो तमाम चीज़ें हैं कि जो एक गवर्नमेंट जब वो अपने प्रायोरिटीज़ में आवाम की खिदमत लाएंगे तब तो ये होता हुआ नज़र आएगा। लेकिन अगर किसी की तमाम फोकस ये हो कि जी किस तरीके से इस मुल्क में बड़े बड़े जो उनसे प्रोजेक्ट्स हैं उनकी नज़रें सिर्फ उसी तरफ हो और उससे किकबैक्स की बात हो, तो फिर ये होता हुआ बड़ा नामुमकिन है। और यही थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में अक्सर ये इश्यूज़ उभरते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसे कि एक मजबूत लीडरशिप ही जिसको साइड पे कर सकती है। तो आमिर अब्बास साहब, अब ज़ाहिर है जो गुज़िश्ता हुकूमतें गुजरी हैं वो तो ये तमाम काम नहीं कर सके, अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर सके। ज़ाहिर है एक उसमें से हुक्मरान इस वक्त जेल में है, नवाज़ शरीफ साहब, और एक जरदारी साहब इस वक्त अपनी ज़मानत के लिए वो दरबदर हो रहे हैं, अब उनका केस भी पिंडी में लगा हुआ है। तो मौजूदा जो हुकूमत है
उसकी परफॉर्मेंस आप इन चीज़ों को लेकर कैसी देख रहे हैं? जो बुनियादी सहूलियात जो लोगों को मिलनी चाहिए, क्या लोगों तक पहुंचाने में कुछ कामयाब हो पाएँ? गो कि अभी वक्त कम ही हुआ है, 6 से 7 महीने इनको हुए हैं, लेकिन इस मुख्तसर मुद्दत में इनकी परफॉर्मेंस इस शोबे के हवाले से। देखिए, अभी तो आपने जैसे कहा कि वक्त कम है, लेकिन वक्त कम होने का ये मकसद नहीं कि आपके यहाँ वो आउटलाइन आप ना ड्रॉ कर लें कि जनाब ये वो पैटर्न्स हैं जिन पे हमने काम करना है। और मौजूदा गवर्नमेंट ने इस काम को सरअंजाम देने के लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने इस मुल्क में कुछ ऐसी लेजिस्लेशंस करनी है, कुछ ऐसे अदारों को अपने कानून का पाबंद कराना है। आपके यहाँ ऐसे कवानीन होने चाहिए कि जिसकी इम्प्लीमेंटेशन सख्ती से हो, क्योंकि आप वो पुराने कवानीन लेके चल रहे हैं। तो इस ज़मन में मैं समझता हूँ कि मौजूदा गवर्नमेंट ने जो बेसिकली हुकूमत ने जो या इसने एक कहा था कि हम एक बिल्कुल चेंज लेके आएंगे, तो उसमें जो उनकी रफ्तार है वो मुझे उस तरीके से नज़र नहीं आ रही कि जिसको हम कहें कि जी ठीक है, हम इससे मुतमईन हैं। ज़रूरत उसमें कुछ हमें कमी बेशी और कोताहियाँ नज़र आ रही हैं। सही, चलें, ये मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी की तो बात हो गई, लेकिन अब ज़रा आसिफ अली जरदारी साहब के जो केसेस हैं, अब मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस जो इस वक्त सबसे बड़ा केस बना हुआ है, में सुना जाना है। और आसिफ अली जरदारी साहब की ज़ाहिर है आमिर साहब ये कोशिश है कि किसी तरह वो पिंडी ना जाता, लेकिन अब तो बहरहाल फैसला हो गया है। तो उनकी इस वक्त आपको मुश्किलात सियासी तौर पर बढ़ती हुई कुछ दिखाई दे रही हैं? अगले हफ्ते में कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है इस सिलसिले में? देखिए, बिल्कुल ये केस इस मुल्क की जो मैं समझता हूँ हिस्ट्री का सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का और केस उभरता हुआ नज़र आ रहा है। और मुझे लग रहा है कि ये पैनामा से बड़ा केस होगा, क्योंकि इसमें ना सिर्फ आसिफ अली जरदारी, इसमें सिंध के बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, इसमें बहुत बड़े बिज़नेस के टाइकून्स हैं, माफियाज़ हैं, उसके अलावा बहुत सी कंपनीज़ हैं और बहुत से फ्रंटमैन हैं जो इसमें हमें नज़र आएंगे। और इसकी इन्वेस्टिगेशन सुप्रीम कोर्ट ने ख़ुद कराई JIT के ज़रिए, जिसमें 5-6 मेंबरान थे और वो 10 वॉल्यूम्स आ गए। और उसके बाद इसमें सिर्फ जो पहला केस था पैमा का, वो तो सिंपल था कि जनाब आपके एसेट्स आपकी नॉन सोर्स ऑफ इनकम से ज़्यादा हैं, आप उसकी एक्सप्लेनेशन दीजिए, वो रसीदें दे दें। और लेकिन ये केस जो उनसा है, इसमें हमें जो डिफरेंस नज़र आ रहा है कि इसमें बहुत बड़े बड़े किकबैक्स इन्वॉल्व होंगे, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। फिर आप देखेंगे कि कुछ अशखास इसमें अरेस्ट हैं, कि जैसे वो समिट बैंक के हुसैन लवाई साहब है, कि किस तरीके से बैंकिंग चैनल बिजनेसमैन्स को फैसिलिटी देता था। फिर आप देखेंगे जो मौजूदा वज़ीर आला है, ये उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर थे, किस तरीके से सब्सिडीज़ दी गई। फिर किस तरह से 2007-8 में एक ग्रुप जो है ओमनी ग्रुप, जिसके अनवर मजीद और उनके फर्जंद अरेस्ट हैं, वो किस तरीके से उनका जो बिज़नेस है एकदम बूम पकड़ता है और उनका ग्राफ ऐसे वर्टिकल चला जाता है। तो इस केस के बेतहाशा चैप्टर्स हैं और ये एक बहुत वसी केस है। ऑब्वियसली इसमें जरदारी साहब वज़ीर सदर ममलिकत थे उस वक़्त, और ना सिर्फ जरदारी साहब, बिलावल साहब, उनकी हमशीरा और काफ़ी सारे दीगर अफराद, और जो इनके अरेस्ट हुए हैं 8-9 लोग, जो कि बज़ाहिर लग रहा है कि जी इन्हीं से उनका ताल्लुक़ था, ये तमाम अरेस्ट हुए हैं। तो इससे बड़ी कोई परेशानी की बात वाकई ही नहीं होगी उनके लिए। और पर्टिकुलरली अब जो उनका सिंध में चूँकि हुकूमत थी और वो असरअंदाज हो सकते थे, अब ये केसेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कहने पे इस्लामाबाद शिफ्ट हो चुके हैं, रावलपिंडी नहीं हुए। तो इस्लामाबाद में ये नैब की वही अदालत है जहाँ पे मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के केसेस भी शिफ्ट हुए थे, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के कहने पे हुए थे, और एक मॉनिटरिंग जज भी उस वक़्त लगा दिया गया था ताकि देखा जाए कि ये अदालतों में जो प्रोसीजर है इस पर कोई असरअंदाज ना हो सके। उसी प्रिंसिपल को मद्देनज़र रखते हुए इन केसेस को भी उसी अदालत इस्लामाबाद में शिफ्ट किया गया है। सही, तो समी साहब भी हमारे लाइन पर आ चुके हैं। समी साहब, अब जैसे जैसे ये मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस आगे बढ़ रहा है, हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है उसका रवैया, उसका लहजा बहुत ही तल्ख होता जा रहा है। खासतौर पर बिलावल भुट्टो की आप प्रेस टॉक्स देखें तो ना सिर्फ वज़ीर आज़म इमरान खान पर तनकीद करते हैं, असद उमर पर तो करते ही हैं, चेयरमैन नैब को भी वो किसी प्रेस टॉक में बख्शते नहीं हैं, उनके बारे में भी कुछ ना कुछ वो बात ज़रूर करते हैं। गालिबन समी साहब तक आवाज़ हमारी नहीं पहुंच पा रही है। तो राजा आमिर साहब, अब पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का ये रवैया ऐसे देख रहे हैं, ज़ाहिर बिलावल भुट्टो के वालिद, उनकी फूफी इस वक्त डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, ख़ुद उनका नाम ECL में था जो ज़ाहिर अब निकाल दिया गया है, लेकिन उन्हें पता है कि इदारों की इस वक्त उन पर भी नज़र है, उनके अकाउंट्स और उनके बारे में भी मालूमात हासिल करने की कोशिश की जा रही होगी। तो उनके इस रवैये को इस वक्त आप कैसे देख रहे हैं? पार्टी लीडर भी वो हैं और फिर इस तरह की डायरेक्ट तनकीद भी वो करते हैं। देखिए, अपने क्रिमिनल लॉयर और काफ़ी अरसे से इस चीज़ से वाबस्ता रहते हुए हमारा ये एक्सपीरियंस है कि जब भी मुल्ज़िमान के गिर्द शिकंजा टाइड होता है, उनके गिर्द एक मजबूत केस बनता है, तो वो बिल्कुल वो परेशानी का सबब उनके लिए बनता है। लेकिन
उनको एक चीज़ ज़हन में रखना चाहिए, जैसे आपने कहा कि जी वो इमरान खान साहब को बुरा भला कहते हैं, कि ये मौजूदा केसेस मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में आए, फिर इन पे अमल दरामद रोक दिया गया था, और फिर ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कहने पे, चाहे ये केस हो या मियां शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़ केसेस हो, ये केसेस मौजूदा हुकूमत ने कोई इसमें तीर नहीं चलाया। और हमें तो बल्कि मौजूदा हुकूमत जो कहती थी कि हमने आके अकाउंटेबिलिटी करनी है, तो हमें नज़र नहीं आ रहा कि उन्होंने पिछले 10 साल या 15 साल में जो हुकूमतें रही हैं उनके ख़िलाफ़ कोई मेगा करप्शन के केसेस निकाले हों। ये वही सुप्रीम कोर्ट के केसेस हैं जो इससे पहले वहाँ पे दायर थे और अब उन पे अमल दरामद हो रहा है, जो कि एक अच्छी चीज़ है कि जिसमें उन्होंने कहा था कि अक्रॉस दी बोर्ड होगा, कभी ये नहीं होगा कि किसी एक शख्स या एक पार्टी के केसेस तो खोल दिए जाएं और किसी और सूबे पार्टी के खिलाफ ना हो। तो बिलावल भुट्टो साहब का एक नेचुरल सा बात है कि उन्होंने अपना, क्योंकि वो एक सियासतदान है, अपनी एक पॉलिटिकल नैरेटिव तो बिल्डअप करना है, तो वो सियासी तौर पे अपना पॉलिटिकल नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं कि जो कि सियासी तौर पर शायद उन्हें फ़ायदा देता हुआ नज़र आए या ना आए। ठीक है, तो समी साहब, बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी पर जो केसेस बनाए गए वो तो ज़ाहिर है मियां नवाज शरीफ और में बनाए गए थे, और बिलावल भुट्टो उन्हीं से मिलने जाते हैं, उनसे मिसाक जमहूरियत से मुताल्लिक बात करते हैं, मरियम साहिबा उनका शुक्रिया अदा करती हैं और फिर बिलावल तनकीद करते हैं मौजूदा हुकूमत पर। तो ये क्या सिचुएशन इस वक्त आप आगे बनती हुई देख रहे हैं पाकिस्तान में सियासत की? देखिए, आगे जो बढ़ती हुई सिचुएशन है ना, उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर इसको राजा आमिर अब्बास अटेंड कर सकें, कि एक तरफ तो नून लीग बड़ी पुरुमीद है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जमानत की दरख्वास्त सुनने जा रही है नवाज शरीफ साहब की, और मैं राजा आमिर अब्बास साहब का ट्वीट में देख रहा था कि वो पिछले 26 साल में उनका जो अपना भरपूर कैरियर है उसमें उन्होंने कोई ऐसा केस नहीं देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने 7 साल से जायद सजा वाले किसी आदमी को बेल पर रिहा कर दिया हो। अब अगर एक तरफ तो अगर नवाज शरीफ साहब 26 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ और सुप्रीम कोर्ट उन्हें बेल ग्रांट कर देती है, और दूसरी जानिब आप आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो के जो मुकदमात हैं या फरियाल तारपुर के, उनको आप पकड़ लेते हैं, उनका मुकदमा भी आप पिंडी में ले जाते हैं, तो राजा आमिर अब्बास ये फिर उनका जो मौकफ है, जो उनका बयानिया है इस वक्त बिलावल भुट्टो का, वो तो ये फिर एक बहुत बड़ी डिस्पैरिटी नहीं आ जाएगी उसमें कि एक तरफ तो आप जमानतों पे छोड़ रहे हैं इतने बड़े मेगा करप्शन के बंदों को, और दूसरी तरफ आप पकड़ रहे हैं लोगों को। बीमार तो आसिफ जरदारी भी हैं, हाथ भी कांपते हैं उनके, और ओमनी ग्रुप के जो अनवर मजीद साहब हैं वो भी बड़े शदीद बीमार हैं, वो उनकी तो उम्र भी 80 साल के लगभग है। जी, इसका समी आपने बिल्कुल सही जिक्र किया कि इसके 2 पहलू हैं, एक तो सियासी है, उसकी तरफ हम आते हैं, लेकिन जो कानूनी पहलू है, क्योंकि इससे पहले हमने पैनेमा वाली जब जजमेंट आई सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने जब दी, और उसमें यही चीफ जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा साहब शामिल थे, और उन्होंने लिखा कि ज़मानत देना जोन सी है एक डिस्क्रिशन है किसकी, हाई कोर्ट की। अब चूंकि वो डिस्क्रिशन इस्तेमाल कर चुकी है इनके हक में, तो हम उसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ऑल दो उन्होंने कहा कि वो जो 41 सफ़ों की जजमेंट थी वो टोटली कानून के मुनाफी थी, और उन्होंने कहा कि ऐसी जजमेंट सस्टेन नहीं करते, लेकिन प्रिंसिपल होल्ड किया कि डिस्क्रिशन वंस यूज्ड हम उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अब वही डिस्क्रिशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अगर उनके खिलाफ यूज़ कर ली है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट अपने उस प्रिंसिपल को कैसे इग्नोर कर पाएगा कि जनाब अगर तो किसी के हक में डिस्क्रिशन यूज़ हो जाए तो फिर उसको हम डिस्टर्ब नहीं करते, अगर खिलाफ डिस्क्रिशन यूज़ हो गई तो हम उसे डिस्टर्ब करेंगे। फिर उसके बाद 60-70 हज़ार इस मुल्क में इससे सीरियस नवीयत के पेशेंट्स जेलों में मौजूद हैं। अगर एक शख्स को खाली इस बात पे बेल दी जाएगी कि जनाब वो बीमार है, और बीमार होने के बाद सुप्रीम कोर्ट अगर इस नतीजे पे पहुंचती है कि उसको जो मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं वो पाकिस्तान में जो सी हैं उसके मौजूद नहीं हैं, और उसकी बीमारी कोई ऐसी है कि जो सिर्फ बैरून मुल्क में हो सकती है, ये बड़ा मुश्किल काम होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वही मेडिकल रिपोर्ट्स देखनी है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थी, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट उन रिपोर्ट्स को देख के इस नतीजे पे पहुंची थी कि इन्हें इस वक्त खुदा न खास्ता कोई ऐसा मर्ज लाहक नहीं कि जिसकी एक तो पाकिस्तान में इसकी जो सी है किसी किस्म की इसको इलाज ना मौजूद हो, और दूसरा कि इन्हें बैरून मुल्क जाने दिया जाए। तो आई पर्सनली बिलीव कि सुप्रीम कोर्ट के लिए मुश्किल होगा। और दूसरी बात आपकी दुरुस्त है कि अगर एक तरफ आप एक शख्स जिसका इतने अरसे से केस चला और वो कन्विक्ट हो चुका है, आसिफ जरदारी साहब को अभी सज़ा नहीं हुई, लेकिन एक शख्स जिसके खिलाफ सज़ा हो चुकी है
ट्रायल कोर्ट से, जिसको इस मुल्क का हाई कोर्ट ज़मानत रिफ्यूज़ कर चुका है कि ये सज़ा याफ्ता है, और उसे अगर बेल दे दी जाती है, उसे ये सहूलत दे दी जाती है। और दूसरी तरफ वो शख्स के अभी हमें नहीं पता कि उन अकाउंट से उनका कितना कनेक्शन है और उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है, तो इसके वाकई ही बड़े सीरियस रिपरकशंस होंगे। और ये फिर वही बात होगी कि जनाब वो जो सिंध कार्ड और वो अपनी बात करते हैं तो उसको एक हवा मिलेगी और ये चिंगारी बढ़ भी सकती है। अच्छा, एक राजा मेरे पास थोड़ा सा इब्रार अरबाब आपसे इजाजत लेके ये सवाल कर रहा हूँ। राजा साहब, ये एक इस वक्त जो यानी पहली दफा हुआ है कि गलत या सही के बहुत सारे लोग पकड़े जा रहे हैं, और कुछ ये उम्मीद भी है कि किसी को सजा भी होगी। इस सारी सिनेरियो में हम देख रहे हैं कि नैब के खिलाफ भी एक बहुत बड़ी कैंपेन है। हो सकता है उसमें कुछ चीजें सच भी हों। नैब भी एक पाकिस्तान का इदारा है, वो भी गलतियां कर रहा होगा जैसे कई दूसरे इदारे गलतियां कर रहे होंगे, लेकिन एक पूरा माहौल ऐसा बनाया जा रहा है जिसमें कि नैब को बिल्कुल कि जी ये तो बड़ा एक कोई इनह्यूमन काम कर रहा है, नैब जो है ये शायद कानून से तजावुज कर रहा है, बड़े लोगों से ज्यादती हो रही है। मेरा सवाल आपसे ये है कि इस वक्त जो आप सब कुछ देख रहे हैं, क्या हुकूमत नैब पर असरअंदाज इस वक्त हो रही है, या नैब आपको नजर आ रहा है कि हुकूमत की ईमा पर कोई काम कर रहा है? और जरा इस पर जरूर कमेंट कीजिए कि ये जो भी अब किसी की खुदकुशी हो, कुछ और हो, कोई बात हो, अब उसकी बुनियाद पर एक ये माहौल बनाया जा रहा है कि नैब को बंद कर दिया जाए, तो इससे तो ये एक तासुर लग रहा है, जो मेरा तासुर है कि जो अकाउंटेबिलिटी है उसके प्रोसेस को, जो कुछ गलतियां थोड़ी बहुत नैब से हुई हैं, उसकी बुनियाद बना के बस वो सारी दुकान बंद कर दी जाए। देखिए समी इब्राहिम, दो चीज़ें हैं। एक, आप देखेंगे कि ये जो तमाम माहौल बनाया जा रहा है, ये माहौल कहाँ से बन रहा है और कौन लोग हैं जो ये माहौल बना रहे हैं, और कौन लोग हैं कि जिन्होंने कुछ सुने बगैर, किसी मेडिकल रिपोर्ट के बगैर, कौन लोग हैं कि जहाँ पे उसका जो डेड बॉडी है उसको एग्जामिन नहीं किया जाता है कि आया कोई पॉइजन दी गई है या ख़ुदकुशी की वजह क्या है या इसके पीछे कौन से एलिमेंट हैं, लेकिन उन्होंने अपना एक फ़ैसला और एक बड़ी मंसूबा बंदी से वो लेके चल रहे हैं। ये वहीं से हो रहा है कि जी नैब को प्रेशराइज़ करना है जैसे कि अदालतों को, लेकिन मैं नहीं समझता कि नैब को इस तरीके से प्रेशराइज़ करके, या आप ये कह दें कि जी नैब के अदारे को ख़त्म कर दें। हाँ, आपने इसको ख़त्म करना है तो बिल्कुल पार्लियामेंट का फ्लोर आपके पास मौजूद है, उधर मेजॉरिटी ले आइए और वहाँ से जाके नैब के कवानीन में तरमीम कर दें या इसको भले से बिल्कुल ख़त्म कर दें। लेकिन ये बात, ये उसी तसलसल का सिलसिला है कि जनाब अब चूँकि नैब हाथ डाल रही है इस मुल्क में पहली दफ़ा उन बड़े लोगों पे, तो ये फिर क्या कर रहे हैं कि ये इनडायरेक्टली मुख्तलिफ लोगों के ज़रिए ये प्रेशराइज़ कर रहे हैं। बेशक नैब में कमज़ोरियाँ हैं, बेशक नैब में ये चीज़ें हैं कि नैब में कैपेसिटी के इश्यूज़ हैं, लेकिन मैं नहीं समझता, और ख़ासकर जिस केस की तरफ आप रेफरेंस कर रहे हैं, इस केस में मैं ख़ुद इसी सोशल मीडिया पर देख रहा था कि नैब ने उनको 2016 या 17 के बाद तो बुलाया ही नहीं, सिर्फ एक दफ़ा बुलाया था, उनकी अपनी ट्वीट थी। तो फिर नैब किस तरीके से उनको प्रेशराइज़ कर रहा था? तो ये वो तमाम टैक्टिक्स हैं कि जो केसेस में होते हैं और इनको हैंडल करना अदारे भी जानते हैं, इनको हैंडल करना अदालतें भी जानती हैं। सही। तो राजा आमिर साहब, अब ज़ाहिर है आसिफ अली जरदारी साहब के केसेस की तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन मियाँ साहब का जो एक मामला है, हम देख रहे हैं कि पंजाब हुकूमत क्या ओवरऑल इस वक्त बाकी हुकूमत भी उन्हें सहूलियात देने की कोशिश भी कर रही है। पंजाब हुकूमत ख़ास तौर पर इसमें बड़ी आगे है, लेकिन उनकी एक ज़िद है कि वो अस्पताल नहीं जाना चाह रहे। अब मेडिकल ग्राउंड्स पर उनकी जो ज़मानत की वो है जो पैरवी है वो भी होनी है। तो क्या अस्पताल ना जाने की यही वजह है कि यहाँ शायद तबीयत ज़्यादा ख़राब होगी तो अब आसानी एक ज़मानत मंजूर हो सकेगी, जो कि आपने पहले भी आपके ट्वीट भी था कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी ऐसा हुआ नहीं है, अदालती हिस्ट्री में गुज़िश्ता 26 साल में। तो क्या कोई हिस्ट्री बनने जा रही है? लग क्या रहा है आपको? देखिए, एक चीज़ अरबाब ज़हन में रखिए कि सेहत और ज़िंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है। कोई इंसान की अपनी मर्ज़ी से ना सेहत ख़राब हो सकती है, ना ज़िंदगी मौत को छेड़ा जा सकता है।
अब जो मियां नवाज़ शरीफ साहब ने अपनी ज़मानत की दरख्वास्त लगाई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसमें उनकी लीगल टीम ने यकीनन उन्हें कहा होगा कि मियां साहब, अगर कल को सुप्रीम कोर्ट हमसे पूछती है कि जी आपकी ट्रीटमेंट हो रही है और अगर आप हॉस्पिटल चले जाते हैं, आप इलाज शुरू करा देते हैं, तो हमारे पास इसका अलावा और कोई चारा नहीं होगा कि हम कहेंगे कि जी ये ट्रीटमेंट हो रही है। फिर वो डॉक्टर से पूछेंगे कि जनाब आप जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो इनके मर्ज़ के ऐन मुताबिक है और ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे चेक भी किया जा सकता है, कोई बोर्ड्स भी बनाए जा सकते हैं। तो वो अगर ये मान जाते हैं कि जी उनको बीमारी की सूरत में इलाज मुमकिन जौन सा है और बेहतरीन मिल रहा है, तो फिर उनका वो केस कमज़ोर होगा। तो उस चीज़ को शायद मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने फिल वक्त ये इरादा किया हुआ है कि जब तक ज़मानत की दरख्वास्त पे फ़ैसला नहीं होता तो वो किसी भी किस्म का इलाज नहीं करवाएंगे। सही समी साहब, यही सवाल मैं आपके पास लेकर आता हूँ। ये ज़िद जो है मियाँ साहब की, ये कब तक चलेगी? क्या ये सिर्फ ज़मानत की जो दरख्वास्त पर फैसला होना है उस वक्त तक ही रहेगी और ज़मानत हो जाती है तो ज़ाहिर है फिर तो अपनी मर्ज़ी से इलाज कराएंगे, और अगर ज़मानत नहीं हो पाती तो फिर भी ये सिलसिला उनका कि जेल में ही रहना है, अस्पताल नहीं जाना, आपको लग रहा है कि ऐसे ही चलता रहेगा? जी राजा आमिर साहब, अब ज़मानत अगर नहीं उनकी हो पाती तो फिर ज़ाहिर है किसी न किसी हॉस्पिटल जाकर तो उनको इलाज कराना ही पड़ेगा ना, चूँकि हुकूमत भी ये चाह रही है, हर तरह की सहूलियात उन्हें फराम कर दी गई हैं, कार्डियोलॉजिस्ट मुस्तकिल उनका मुआयना कर रहे हैं, टेक्नीशियंस भी वहाँ पर भिजवा दिए गए कोट लखपत जेल में। तो उनकी अपनी जमात के लोग भी मुतमईन इस वक्त किसी हद तक बज़ाहिर तो हैं, जो उनकी फैमिली है वो तो मुतमईन नहीं है। तो उनकी फैमिली को मुतमईन करने के लिए अब हुकूमत को क्या करना चाहिए, क्या और करे हुकूमत? देखिए, हुकूमत ये किसी से ज़बरदस्ती किसी को घसीट के तो हॉस्पिटल नहीं ले जा सकती, और मैं समझता हूँ कि जब ये इस केस का फ़ैसला हो जाएगा, बल्कि उन्होंने शायद खुद ही भी कहा था कि हम ये ज़मानत तक देखेंगे, जब तक इसका फ़ैसला नहीं होता उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमने किस हॉस्पिटल में जाना है, कहाँ पे इलाज कराना है। और यकीनन अगर उन्हें तकलीफ़ हुई तो वो कभी भी ऐसा मुमकिन नहीं कि वो इलाज ना कराएं। ये आप देखेंगे कि ये 13 इसको ट्यूसडे को जब ये डिसाइड हो जाता है दिस वे और डेट वे, तो उसके बाद लगता है कि उनकी हिकमत अमली इलाज की हद तक चेंज होगी। सही। तो 19 तारीख को मंगल के दिन ये डिसाइड होना है कि मियां नवाज़ शरीफ साहब की जो इलाज की हिकमत अमली है वो क्या रहती है, क्योंकि अभी तक तो वो अपनी ज़िद पर बरकरार हैं। उनकी वालदा ने भी उनको मनाने की कोशिश की, मरीम नवाज़ साहिबा ने भी, और उनके जो ज़ाती मौलिज डॉक्टर अदनान हैं उन्होंने भी कई बार उनको मनाने की कोशिश जाएँ अपना इलाज कराएँ, लेकिन अभी तक मियां नवाज़ शरीफ जेल में मौजूद हैं। और अब आगे उनकी क्या हिकमत अमली रहती है, ये कोई सियासी स्ट्रेटजी है या वो अपनी सेहत से मुताल्लिक बेहतर सोच सकते हैं या बाहर जाकर इलाज कराना चाहते हैं, इसका फ़ैसला तो आइंदा आने वाले हफ्ते में शायद हो जाए। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।